पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति की तरह अपनाए हुए हैं। दिस टूल किट is in opposition to civilized code of conduct that the rest of the world prefers to abide by. यानी यह टूल किट उस सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक कट्टरपंथी सोच की उपज है जिसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं। पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान के साथ कंबोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए नहीं करेगा। एक कंपोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी, जिसे पाकिस्तान ने भी मान लिया था उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से 2009 में शर्म शेख में तत्कालीन सरकार ने एक बड़ी भूल की, जब कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को डीलिंक कर दिया गया। यानी बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए प्रयोग न करने की शर्त को ही डाइल्यूट कर दिया गया। मैं मानता हूं यह भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को कमजोर करने वाला एक कदम था। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही एक और गंभीर चूक तत्कालीन सरकार ने 2006 में हवाना में भी हुई थी, जब पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम माना गया और एक ज्वाइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म बनाने पर सहमति भी हुई थी। 2006 की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि जो देश आतंक को पैदा करता है, उसे पालता है, उस देश को ही आतंक से पीड़ित मान लेना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल द हाउस that during Operation Sindoor, all the political parties of the country kept aside all ideologies and differences and showed solidarity with the nation, with the soldiers and with the government. फिर इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है
हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में मुंबई में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, मगर उस समय की सरकार को जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई लेकिन उसमें सबसे दुखद और आश्चर्य की बात है, कई वर्ल्ड फोरम, इंटरनेशनल फोरम पर जो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, जो उसकी निंदा की जानी चाहिए, वह भी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। अध्यक्ष, यदि आप उस घटना के बाद हुए ब्रिक्स सम्मेलन के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देख लीजिए, मुंबई आतंकी हमले का कहीं जिक्र भी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब जाकर कहीं के हालात कुछ बदलने शुरू हुए और साल 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार आतंकवाद से लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। यह भी अपने में करिश्माई काम था। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसके ठीक एक साल पहले उरी की घटना के भारत की सेनाओं ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरहद के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो आतंकियों के घर में घुसकर भी मारेंगे। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। अध्यक्ष महोदय, यह वही नीति है जो पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमलों का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठा हुआ है, जिंदा है, एक न भूलने वाली त्रासदी के रूप में जिंदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है
मेरे पास है भी वो, कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, प्रणोदा ने लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने पूरी दुनिया में, नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने लिखा है प्रणोदा ने, एंड आई कोट, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. यह उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, अनकोट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है, जिनका नाम है अजय विसारिया, और वो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणोदा ने पूछा व्हाट शुड बी डन। तो विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरदके में लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणोदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार